डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। मैं संदीप सारण, व्याख्याता भौतिक विज्ञान, आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज इस ऑनलाइन क्लास के माध्यम से मैं आपको एक नए टॉपिक से रूबरू कराना चाहूंगा और आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो सिंपल माइक्रोस्कोप। CBSE, RBSE या कोई भी बोर्ड हो, उसकी 12th क्लास की ऑप्टिक्स का ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चाहे आप नीट का एग्जाम दें, चाहे और कोई कंपटीशन एग्जाम दें, उसमें ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या होता है कि बहुत टीनी साइज के ऑब्जेक्ट है, जो स्मॉल साइज के ऑब्जेक्ट होते हैं, उनको हम नेक्ड आई से देख नहीं पाते, क्योंकि हमारी आईज जो होती है वो इतना उनको मैग्नीफाई नहीं कर पाती। तो ऐसे ऑब्जेक्ट को हम बड़ा करके, मैग्नीफाई करके कैसे देखें, उसके लिए हम ऑप्टिक्स की फिनोमिना का यूज करेंगे और उस ऑप्टिकल डिवाइस जो उस लाइट की कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है, उसका प्रयोग करके हम एक डिवाइस बनाएंगे जिसका नाम है सिंपल माइक्रोस्कोप। और उससे भी अगर छोटे ऑब्जेक्ट हों और उनको भी हम इस सिंपल माइक्रोस्कोप से नहीं देख पाते, तो हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं। तो मैं फर्स्ट वीडियो में आपको सिंपल माइक्रोस्कोप का कंसेप्ट बताऊंगा और सेकंड वीडियो होगा उसमें मैं आपको कंपाउंड माइक्रोस्कोप और का कंसेप्ट समझाऊंगा। तो सिंपल माइक्रोस्कोप के कंसेप्ट को समझने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें, बीच में स्किप ना करें। अगर आप वीडियो पूरा देखेंगे तो आप इसका कैसे पॉइंट टू पॉइंट हम इसको समझेंगे वो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा और आपके एग्जाम में शायद हेल्पफुल हो जाएगी। तो देखिए, कंपाउंड जो सिंपल माइक्रोस्कोप है, इसको सिंपल माइक्रोस्कोप इसीलिए बोला है कि इसमें सिंगल लेंस यूज करते हैं। और ध्यान रखना, जो लेंस यूज होते हैं वो कॉन्वेक्स लेंस होते हैं। कॉन्वेक्स लेंस क्या चीज है, थोड़ा सा इसके बारे में हम देखेंगे यहाँ कि कॉन्वेक्स लेंस लाइट को कन्वर्ज करता है। कन्वर्ज करने का मतलब होता है कि लेंस की एक नेचर होती है कि वो लाइट को डेविएट करेगा अपने पाथ से, क्योंकि ये डेंसर मीडियम है एज कंपेयर टू एयर। तो एयर के विद रिस्पेक्ट टू डेंसर मीडियम होने के कारण जब लाइट आपके रेयरर टू डेंसर जाएगी तो बैंड हो जाएगी वो, अगर वो टवर्ड्स द नॉर्मल होगी। अगर आपका कॉन्वेक्स लेंस है तो उस सारी लाइट को एक जगह पे इकट्ठा करेगा, एक जगह पे कन्वर्ज करेगा। और अगर आपका कॉन्केव लेंस हो तो वो लाइट को क्या करेगा, डाइवर्ज कर देता है। तो सिंपल माइक्रोस्कोप में हम कॉन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं। कॉन्वेक्स लेंस का यूज करने का मतलब हो गया कि जो लाइट इसके ऊपर फॉल होंगी उन सबको एक ही पॉइंट के ऊपर एक जगह पे कन्वर्ज करने की कोशिश करेगा। इसका नाम सिंपल माइक्रोस्कोप इसलिए है कि इसमें सिंगल कॉन्वेक्स लेंस यूज किया है हमने। यहाँ आप देख सकते हैं ये सिंगल कॉन्वेक्स लेंस है। इस लेंस को हम एल नाम से रिप्रेजेंट कर देंगे। तो सिंपल माइक्रोस्कोप क्या है कि ये एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है विच मेक ए बिग एंड क्लियर इमेज ऑफ द स्मॉल ऑब्जेक्ट। ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है कि जो छोटे छोटे ऑब्जेक्ट होते हैं जिनको हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते, उसको बढ़ा करके और उसकी क्लियर इमेज बनाता है ताकि वो हमें आसानी से दिखाई दे जाए। इस काम में हम इस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन लिखनी आए तो इट इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट विच मेक ए बिग एंड क्लियर इमेज ऑफ द स्मॉल और टीनी ऑब्जेक्ट। हम इसकी डेफिनेशन लिख देंगे। अब इसका वर्किंग क्या होती है, वर्किंग हम इस डायग्राम से समझने की कोशिश करेंगे कि हम एक स्मॉल फोकल लेंथ का एक कॉन्वेक्स लेंस लेंगे और जब भी कोई कॉन्वेक्स लेंस लिया तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या होगी। ऑब्जेक्ट की पोजीशन ये होगी कि उस लेंस के ऑप्टिकल सेंटर और प्रिंसिपल फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट होना चाहिए आपका। यानी हम सिंपल माइक्रोस्कोप इस तरीके का मान लीजिए, हमने उसका एक हैंडल लगा हुआ है, सिंपल माइक्रोस्कोप लिया तो उसकी पोजीशन क्या होती है कि हम इतना क्लोज लेके जाते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है, टीनी ऑब्जेक्ट है, उसकी पोजीशन कहाँ आके रुके, ऑप्टिकल सेंटर और प्रिंसिपल फोकस पे आए तो हमें उसकी लार्ज इमेज दिखाई देगी। तो हम मान लें कि ये ऑप्टिकल सेंटर है इसका, ये प्रिंसिपल फोकस और ये प्रिंसिपल एक्सिस है। ये ए बी, जो ए बी नाम लिखा मैंने, ये आपके ऑब्जेक्ट है। थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं उसको, ए बी, ये बी है और ये पॉइंट ए है। ए बी हमने ऑब्जेक्ट लिया है जो आपके कहां पे है, ऑप्टिकल सेंटर और प्रिंसिपल फोकस के मिड में है। यहां ए पॉइंट से लाइट
जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगी। ध्यान रखना, लाइट दैट इंसिडेंट लाइट कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये कहां से पास हो जाएगी? इसके प्रिंसिपल एक्सिस से। और इंसिडेंट लाइट दैट पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर पास विदाउट डेविएशन। और जो ऑप्टिकल सेंटर से हमारी लाइट पास होगी वो बिना डेविएशन के क्रॉस हो जाएगी। और हम देखें कि ये दोनों लाइटें, इन दोनों के बीच में गैप है। गैप है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये आगे जाके कहीं एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, और इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तो इधर इसकी इमेज हम नहीं देख पाएंगे। ये ह्यूमन आईज मैंने यहां बनाई है जहां से हम देख रहे हैं, एक्चुअल में इसकी पोजीशन ऑप्टिकल सेंटर पे होती है। यानी हम जब भी किसी लेंस को देखते हैं, वॉच मेकर को देखा हो या जो हमारा घड़ी ठीक करने वाले होते हैं, तो या हम लेबोरेटरी में भी देखते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप या कंपाउंड माइक्रोस्कोप पे, जब हम उसको देखते हैं तो उसका लेंस जो होता है हमारा, वो आंख के बिल्कुल क्लोज लेके आते हैं। तो क्लोज लेके आते हैं तो आईज की एग्जैक्ट पोजीशन हम जो कंसीडर करते हैं वो ओ होती है। तो इधर ये लाइन के बीच में गैप ज्यादा है, ये इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, तो अपोजिट साइड हम इसको इंक्रीज करने की कोशिश करेंगे ऐसे। तो हम देख पाएंगे कि इस लाइट को ऐसे बढ़ा दिया हमने, इस रेज को, और दूसरी रेज है इसको भी हम ऐसे ही दूसरी साइड में ऐसे इंक्रीज कर देंगे। और जिस पॉइंट पे ये दोनों इंटरसेक्ट करें, जिस पॉइंट पे ये दोनों की दोनों लाइट रेज इंटरसेक्ट करें, वहां से एक नॉर्मल फॉल करेंगे और वो आपकी ऑब्जेक्ट की पोजीशन हो जाएगी। मैं इसको यहां इस पे मिला देता हूं, तो आप देख पाएंगे कि ये इमेज की पोजीशन यहां बन जाएगी आपके, ये आपकी इमेज हो जाएगी। इसका नाम रख दिया मैंने बी डैश, और ये पोजीशन जो है वो ए डैश। तो हमने देखा कि इस तरीके से इसकी इमेज फॉर्मेशन होगी। और जो इमेज बनी है, आप देख पा रहे होंगे कि इस ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में बहुत बड़ी इमेज है, और यही इसका बेसिक सिस्टम था। बेसिक इसका यूज यही है कि जो आपका ऑब्जेक्ट है, टीनी ऑब्जेक्ट, उसकी बिग और क्लियर इमेज प्रोवाइड करनी। इसका प्रिंसिपल क्या होता है? प्रिंसिपल सिंपल सा है कि टीनी ऑब्जेक्ट को इस तरीके से हम अरेंज करते हैं कि उसकी पोजीशन है ऑब्जेक्ट की, वो ऑप्टिकल सेंटर और प्रिंसिपल फोकस के बीच में हो, तो इसकी फाइनल इमेज जो बनेगी वो ए डैश बी डैश बड़ी बनेगी। बड़ी इमेज को हम मैग्निफाइड इमेज बोलते हैं। कैसी बनेगी? मैग्निफाइड होगी। और ये आप देखो ऑब्जेक्ट की ही साइड में है, इसलिए ये वर्चुअल बनेगी, क्योंकि एक्चुअल में ये दोनों रेज इंटरसेक्ट नहीं करती, हमें काटती हुई प्रतीत होती है, अपीयर टू मीट। यानी दो तरह की इमेज होती हैं, मैं यहां आपको क्लियर करूं। एक इमेज होती है रियल और एक होती है आपकी वर्चुअल। रियल इमेज में क्या होता है? जब इंसिडेंट रेज रिफ्रैक्शन के बाद इस लेंस से रिफ्रैक्ट हुई, और रिफ्रैक्शन के बाद अगर ये कहीं एक्चुअली मीट करें, तो वो उस पॉइंट पे इमेज जो बनेगी आपकी वो रियल बनेगी। अगर ये एक्चुअली मीट ना करें, अपीयर टू मीट, यानी ऐसा लगे कि ये काट सकती हैं, तो उस पॉइंट पे जो इमेज बने, देखो इधर ये एक्चुअल में काट नहीं रही, इधर आप इनको बैक साइड में बढ़ा रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि यहाँ पर ये दोनों रेज एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर देंगी, तो ये अपीयर टू मीट है। अब एक्चुअली मीट नहीं है, अपीयर टू मीट, इसलिए ये कैसी इमेज होगी? वर्चुअल इमेज होगी। और वर्चुअल इमेज है, आप देखेंगे ये इरेक्ट है। ये ध्यान रखना, एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ऐसी स्थिति आएगी जब मैं इस बात को क्लियर करूंगा। अदरवाइज आप ध्यान रखना कि जो वर्चुअल इमेज होगी वो इरेक्ट होगी, और रियल इमेज होगी वो इन्वर्टेड होगी। ये ज्यादा मैक्सिमम संभावना यही रहती है। तो हमने इसका प्रिंसिपल देखा कि ये सिंपल माइक्रोस्कोप वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल दैट व्हेन ए टिनी ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड विद इन इट्स फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर ओ, यहां हमने ये विद इन है इन दोनों के बीच में, देन ए virtual erect and magnified image formed at least distance of distinct vision from the eyes। और जो ये इमेज बनी है हमारी, इस डिस्टेंस को हम बोलते हैं लिस्ट डिस्टेंस, माइनस डी से इस डिस्टेंस को हम यहां लिखते हैं। इस माइनस डी का मतलब है लिस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन, यानी जब हम इसको रीअरेंज करते हैं इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन को, हमें वहां इमेज दिखनी शुरू हो जाती है, क्लियर इमेज दिखनी शुरू हो जाती है। ये वो मिनिमम डिस्टेंस है। तो ये माइक्रोस्कोप है। अब हमें इसमें इसकी मैग्निफिकेशन फाइंड आउट करनी होती है, जो हमारा मेन टॉपिक होता है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन
m से लिखते हैं। इसी को एंगुलर मैग्निफिकेशन भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसको? एंगुलर मैग्निफिकेशन। एंगुलर मैग्निफिकेशन एक्चुअल में क्या होती है, यानी इसी को हम मैग्नीफाइंग पावर भी बोलते हैं। तो इस m की जो डेफिनेशन है वो मैं यहां लिख देता हूं। m इज इक्वल टू, ये होता है एंगल सबटेंडेड बाई, ये क्या है? एंगल सबटेंडेड बाई इमेज, जो हमारी फाइनल इमेज बनी है, बाई इमेज एट आवर आईज। आवर आईज का मतलब ये है कि O के साथ जो एंगल बने, डिवाइडेड बाई एंगल सबटेंडेड बाई एंगल सबटेंडेड बाई ऑब्जेक्ट एट आईज। एंगल सबटेंडेड बाई ऑब्जेक्ट एट आई। कब ऑब्जेक्ट बनाए? जब हमारा जो फाइनल इमेज है वो लिस्ट डिस्टेंस पे बने। यानी हम जो इसकी कंडीशन क्या होती है, यानी व्हेन इट, यही लिख देता हूं एक ही लाइन में, व्हेन इट इज प्लेस्ड एट लिस्ट डिस्टेंट या डिस्टेंस ऑफ विजन। ये वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। इस एंगल को हम बोलते हैं बीटा, और इस एंगल का नाम होता है अल्फा। इसको बीटा और इसको क्या बोलते हैं हम? अल्फा एंगल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो m का जो फॉर्मूला आपका बन जाएगा वो बीटा अपॉन अल्फा। ये मैग्निफिकेशन होती है जो वेरी इंपॉर्टेंट है, ये हमें फाइंड आउट करनी होती है। अब इसमें क्या है कि जब हमने इस लेंस का अपर्चर बहुत छोटा लिया है, जब अपर्चर छोटा होगा तो एंगल भी छोटे बनेंगे, और जब एंगल छोटे बनेंगे तो ये बीटा बाई अल्फा है, ये अप्रोचेज टू हम tan बीटा अपॉन tan अल्फा लिख सकते हैं। यहां कारण बता देंगे इसका कि एंगल आर सो स्मॉल, एंगल क्या है आपके? बहुत छोटे हैं, और जब एंगल छोटे होते हैं तो tan थीटा की वैल्यू है अप्रोचेज टू थीटा हो जाती है। इसलिए हमने इस कंडीशन को अप्लाई कर दिया। तो अब हम क्या कर लेंगे, हम ये प्रूफ करना चाहेंगे कि ये तो एंगुलर मैग्निफिकेशन है, क्योंकि एंगल की रेशियो है हमारे पास, तो डिस्टेंस दिए मिलेंगे आपको। एंगुलर मैग्निफिकेशन को हम लीनियर मैग्निफिकेशन में कन्वर्ट कर लेंगे ताकि अपने न्यूमेरिकल में आसान हो जाए। क्योंकि क्या होता है एक्चुअल में क्या होता है कि एंगुलर मैग्निफिकेशन जो है, हमारे एंगल हैं, जब हमें न्यूमेरिकल मिलेगा इस क्वेश्चन के ऊपर, इस टॉपिक के ऊपर, तो वहां पर आपको ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, इमेज का डिस्टेंस, फोकल लेंथ ऑफ गिवन लेंस, ये चीजें हमें मेंशन होंगी न्यूमेरिकल के अंदर। जब ये चीजें मेंशन होंगी तो ये बीटा बाई अल्फा की वैल्यू होंगी ही नहीं, और जब बीटा बाई अल्फा की वैल्यू नहीं होंगी तो हमें उस फॉर्म में इस फॉर्मूले को कन्वर्ट करने की कोशिश करनी है, हम ये देखना चाहेंगे। देखिए हम इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं। देखो बेटा, इसमें सबसे मेन चीज क्या है कि बीटा कहाँ एंगल है और अल्फा कहाँ एंगल बना है। काफी किताबों के अंदर क्या होता है कि बीटा तो बता देते हैं कहाँ बना हुआ है, क्योंकि वो फाइनल इमेज का बनना है ह्यूमन आईज के साथ, लेकिन अल्फा एंगल को बताने में वो क्या करते हैं, अलग से एक ट्रायंगल बना के कंफ्यूज कर देते हैं। यहां मैं आपको बताऊंगा कि बीटा कहाँ बनता है और अल्फा कहाँ बनता है, उसको आप थोड़ा सा नोट करें। मैंने अभी डेफिनेशन लिखी थी कि मैग्निफिकेशन क्या था, कि बीटा एंगल वो था जो एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज एट आईज। तो यहां देखिए इमेज कौन सी है आपकी, ए डैश बी डैश। ये इमेज ओ के ऊपर ऑप्टिकल सेंटर के साथ जो एंगल बनाएगी वो अल्फा हो जाएगा। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि ये वाला जो एंगल है वो आपका बीटा एंगल है। ये कौन सा एंगल हो गया? बीटा एंगल हो गया। फाइनल इमेज मेक एंगल विद आवर आईज इज नोन एज द बीटा। लेकिन अल्फा के लिए कंफ्यूजन होता है। किताबें क्या करती हैं कि जो भी आप गाइड देखेंगे या कोई भी बुक देखेंगे उसमें ये वैल्यू डायरेक्ट दे देते हैं। और डायरेक्ट कैसे देते हैं वो क्या करेंगे कि आपका अलग से एक ट्रायंगल बना के बता देते हैं। लेकिन हम इसी डायग्राम में समझने की कोशिश करेंगे कि ये अल्फा बनता का है।
उसकी डेफिनेशन देखिए क्या था, एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट ऑन आवर आईज या एट आवर आईज। मैंने ब्रैकेट में लिखा था ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट द पोजीशन ऑफ लीस्ट डिस्टेंस। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है, इसको हम क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे इससे। ऐसे ये ऑब्जेक्ट ए बी है, हमने यहां रिप्लेस कर दिया। इसको मैं थोड़ा सा ऐसे बना देता हूं, आपको दिख जाएगा थोड़ा डार्क लाइन से, कि इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन हम कहां लेके आएंगे, लिस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन के ऊपर लेके आएंगे। ये जो ए बी है, इस पॉइंट का नाम रख दिया की, इस पॉइंट का नाम रख दिया की। अब हमारा ये ऑब्जेक्ट ए बी है, यहां आ गया, इस पॉइंट पे रख दिया हमने लिस्ट डिस्टेंस पे। ये जो एंगल बनाएगा, ये लाइन इस ऑप्टिकल सेंटर के साथ जो एंगल बनाएगी, ये आपका अल्फा हो जाएगा। ये जो एंगल है ये आपका अल्फा है। ये इसमें इंपॉर्टेंट चीज है कि अल्फा एंगल कहां बने। जैसे ही आपके ये एंगल बन गए तो हमारी ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन का नाम हमने फर्स्ट रख दिया कि एंगल बहुत छोटे हैं। जब एंगल बहुत छोटे हैं तो अल्फा की वैल्यू tan अल्फा और बीटा की वैल्यू tan बीटा हो जाएगी। अब हम मैग्निफिकेशन का कन्वर्जन ट्रायंगल से करेंगे। सबसे पहले हम डायग्राम से, फ्रॉम डायग्राम, क्योंकि हमारा उद्देश्य है tan बीटा और tan अल्फा की वैल्यू निकालनी, साइड में कन्वर्जन करना है। अब कई बच्चे ये सोच रहे होंगे कि साइन थीटा भी तो थीटा के बराबर होता है ना, एंगल जब छोटा होता है तो साइन थीटा की वैल्यू भी तो थीटा होती है, हम थीटा क्यों नहीं लिया, हम साइन भी तो ले सकते थे, टेन ही क्यों लिया। मैं उनको बता दूं कि जब भी आप ऑप्टिक्स पढ़े 12th क्लास लेवल तक की, तो आप तिरछी लाइन, जिसको हाइपोटेन्यूस बोलते हैं हम ट्रायंगल में, उस लाइन से बचना है। अगर आप तिरछी लाइन से बचेंगे, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, हाइपोटेन्यूस, तो आपको अपने आप दिमाग में आ जाएगा कि अगर साइन लेता तो मेरे को तिरछी लाइन लेनी पड़ती, हाइपोटेन्यूस का यूज करना पड़ता। हम हाइपोटेन्यूस का यूज नहीं करना चाहते, इसलिए मैंने साइन अपने आप छोड़ दिया। तो क्या ले लिया हमने, tan एंगल लिया है। इसलिए आपको ये बात ध्यान रखनी है, पूरी ऑप्टिक्स को पढ़ते हुए ध्यान रखना है। आप शुरू से पढ़े, मिरर से लग जाओ, और लास्ट आप जब भी आप रे ऑप्टिक्स भी पढ़े, वो पूरी कंप्लीट रे ऑप्टिक्स में आपको तिरछी लाइन का उपयोग नहीं करना, यानी हाइपोटेन्यूस का यूज नहीं करना। अब ट्रायंगल लेते हैं हम पहले फ्रॉम डायग्राम। डायग्राम से हमें क्या, कौन सी ट्रायंगल ले लूं मैं, ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है ए डैश बी डैश ओ। इस ट्रायंगल की बात करूंगा मैं, आप देख लीजिए कहां है ये, ए डैश बी डैश ओ। ये 90 डिग्री है, सबको पता है इसका, ये एंगल 90 डिग्री है। तो इस ट्रायंगल में हमने क्या किया, tan बीटा को फाइंड आउट किया। tan बीटा इज इक्वल टू, यहां से लिख देता हूं मैं, दोनों एक साथ आ जाएंगे, तो इधर लिख देता हूं, इन राइट एंगल ट्रायंगल ए डैश बी डैश ओ, टेंजेंट ऑफ बीटा निकाल दूं, tan ऑफ बीटा इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, tan क्या होता है, परपेंडिकुलर टू बेस। ये एंगल बीटा है तो इसका परपेंडिकुलर हो गया ए डैश बी डैश, तो परपेंडिकुलर हो गया हमारे पास ए डैश बी डैश, और बेस कौन हो गया, बी डैश से ओ, हमने बेस लिया बी डैश ओ। सिमिलर इन ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल, कौन सी ले लें, के बी डैश ओ, के बी डैश ओ। इस ट्राइंगल में tan अल्फा की वैल्यू निकाल लेंगे हम, और tan अल्फा आप देखेंगे ये अल्फा एंगल है, तो इसके अपोजिट जो है ये वाला के बी डैश, ये आपका परपेंडिकुलर है के बी डैश, और बेस कौन हो गया, बी डैश से ओ, बी डैश ओ। ये दो वैल्यू हमने tan अल्फा और tan बीटा की यूज की। पुट इनटू इक्वेशन फर्स्ट, पुट इनटू इक्वेशन फर्स्ट, देन अगर ये अल्फा और बीटा की वैल्यू हम रख दें फर्स्ट इक्वेशन में, तो क्या बेनिफिट मिलेगा, उसका बेनिफिट ये मिलेगा कि हम एंगल से साइड पे कन्वर्ट हो चुके हैं, और एंगल है m इज इक्वल टू क्या हो गया, tan बीटा की वैल्यू रखो a डैश b डैश अपॉन b डैश o डिवाइडेड बाई, दूसरे केस में हमारे पास k b डैश, और यहां से एक चीज और नोट करना, के बी डैश ए बी के इक्वल है, दोनों की हाइट क्या है, बराबर है। तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि ए बी
अपॉन बी डैश ओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि के बी डैश ऑलरेडी ए बी के इक्वल है। और मैं ए बी वाला कंसेप्ट लेके आऊं तो ए बी अपॉन बी डैश ओ। अब यहां आप देखेंगे दोनों में बी डैश ओ कॉमन है तो कैंसिल आउट हो जाएगा, और m की वैल्यू आपकी फाइनली जो बनेगी m इज इक्वल टू वो a डैश b डैश अपॉन ए बी। ये आपका इमेज और ऑब्जेक्ट की हाइट का रिलेशन निकल के आ जाएगा, और इस इक्वेशन को हम सेकंड इक्वेशन नाम दे देंगे। हम क्या हुआ कि एंगल से परपेंडिकुलर पे आ चुके हैं, यानी हाइट पे आ गए। हाइट क्या होती है? डिस्टेंस। अब हाइट आ गई हमारे पास, ये साइड की रेशियो है, तो हम दो ट्रायंगल ले लें, सिमिलर ट्रायंगल ले लें और उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होती हैं। ये वाली थ्योरम हम यूज कर सकते हैं। तो मैं यहां से आपको समझाने की कोशिश करता हूं इसको। यहां से फ्रॉम डायग्राम से दो ट्रायंगल सेलेक्ट करते हैं हम। ट्रायंगल ए डैश बी डैश ओ एंड ट्रायंगल ए बी ओ। ये दो हमने ट्रायंगल ली। एक ट्रायंगल ली हमने ए डैश बी डैश ओ और दूसरी ट्रायंगल ली ए बी ओ। कहाँ है ये? एक ऑब्जेक्ट की है और एक इमेज की। ये है ए डैश बी डैश ओ और दूसरी है ए बी ओ। दोनों सिमिलर ट्रायंगल हैं। आप देखेंगे ये दोनों ट्रायंगल क्या है? ट्रायंगल दिस एंड दिस आर सिमिलर। ये ट्रायंगल क्या है? आपकी सिमिलर ट्रायंगल है। कैसे सिमिलर ट्रायंगल है? यहां से हम चेक कर लेते हैं। ये एंगल 90 डिग्री है तो इसका ये एंगल 90 डिग्री है। तो एक एंगल, दोनों के एंगल एक एक एंगल तो 90 डिग्री हो गए। दूसरा देखिए बीटा एंगल दोनों के लिए कॉमन है। ये ऐसे ट्रायंगल है, यहां समझने की कोशिश करो। अगर उस डायग्राम में आपको क्लियर नहीं है तो ऐसे समझ लो। ये ओ है, ये ए डैश है, ये बी डैश है, यहां से ये ए बी है। तो आप देखेंगे ये वाला जो कॉमन एंगल है बीटा, और ये एंगल है जो ये 90 है दोनों में। तो दोनों ट्रायंगल कैसी होगी? सिमिलर ट्रायंगल होगी। और जब सिमिलर ट्रायंगल हैं तो सिमिलर ट्रायंगल की कोरस्पॉन्डिंग साइड की रेशियो क्या होती है? इक्वल होती है। तो हम यहां कंसेप्ट लगा देंगे कि ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इज इक्वल टू, हमने देखिए इसकी साइड ली है ये वाली ए बी, ए डैश बी डैश, तो इस ट्रायंगल की साइड होगी ए बी। दूसरी ट्रायंगल ले ली, साइड ली हमने बी डैश ओ, दूसरी ली बी डैश ओ अपॉन इसके लिए कौन हो जाएगी? बी ओ। बी ओ यहां साइड में हम क्या लिखेंगे कि रेशियो ऑफ कोरोस्पोंडिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल आर इक्वल। सिमिलर ट्रायंगल आर इक्वल, ये हमने कंसेप्ट यहां पे इसका लगा देंगे। और ये आपकी इक्वेशन को क्या करें? पुट इनटू इक्वेशन सेकंड। पुट इनटू इक्वेशन सेकंड इक्वेशन ये है हमारी, m इज इक्वल टू ए डैश बी डैश अपॉन ए बी। यानी ए डैश बी डैश का मतलब हो गया साइज ऑफ इमेज, ए बी का मतलब हो गया साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। और यहां हमने ए डैश बी डैश अपॉन ए बी की वैल्यू निकाली बी डैश ओ अपॉन बी ओ। इस वैल्यू को उठा के इसमें रख दें तो क्या बन जाएगा? m इज इक्वल टू ए डैश बी डैश अपॉन ए बी की वैल्यू होगी बी डैश ओ अपॉन बी ओ। ये हमारा रिलेशन आ गया मैग्निफिकेशन का। जैसे ही यहां हमारा रिलेशन आ जाए मैग्निफिकेशन का तो हम क्या करेंगे? साइन कन्वेंशन का यूज करेंगे। बाय यूजिंग, इस इक्वेशन को नाम दे दो थर्ड इक्वेशन। बाय यूजिंग साइन कन्वेंशन, बाय यूजिंग साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन कैसे यूज करें? ए बी यानी बी से ओ, ये डिस्टेंस अगर आप देखें ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, और ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को u से लिखते हैं हम, माइनस में आ जाएगा। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस किस में आ जाएगा? u माइनस का। तो बाय यूजिंग साइन कन्वेंशन बी डैश ओ और एक बी ओ,
बी डैश ओ, देखिए क्या है, बी डैश से ओ का डिस्टेंस है -d और ये है -u। पुट इनटू इक्वेशन थर्ड। अब थर्ड इक्वेशन में पुट करो, पुट इनटू इक्वेशन थर्ड, m इज इक्वल टू -d अपॉन -u। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, d अपॉन u। तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसको कि माइनस से माइनस को कैंसिल कर दो यहाँ पे, तो ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा d अपॉन u। इस इक्वेशन का नाम है चेयर इक्वेशन। ये मैग्निफिकेशन निकल गई आपकी। इस तरीके से हम सिंपल माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपके पता लग जाए कि m की वैल्यू क्या आई, यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू आई है। और मैंने पहले लेक्चर में एक बार डिस्कस किया था कि m की वैल्यू दो प्रकार की होती है, या तो पॉजिटिव होगी या नेगेटिव। अगर आपका कॉन्वेक्स लेंस है तो उसके लिए पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यू होती हैं। कैसे होती हैं, अगर f प्रिंसिपल फोकस से दूर आपका ऑब्जेक्ट होगा तो m की वैल्यू नेगेटिव रहेगी, और f और o के बीच में जैसे ही ऑब्जेक्ट आएगा m की वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी, और ये प्रूफ हो रही है। दूसरी, m की वैल्यू पॉजिटिव कॉन्केव लेंस होगा तो उसके लिए हमेशा पॉजिटिव होती है। ये बात भी ध्यान रखें। पॉजिटिव होने का मतलब क्या होता है, अगर m की वैल्यू पॉजिटिव है तो इसका यह मतलब है कि इमेज आपकी वर्चुअल बनी होगी, और m की वैल्यू अगर नेगेटिव है तो इसका मतलब है कि आपकी वैल्यू जो इमेज बनी है वो आपकी रियल और इन्वर्टेड इमेज बनी है। यहां तक हम इसको मैग्निफिकेशन इसकी फाइंड आउट कर लेंगे। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, और उसके बाद हम देखेंगे कि किस तरीके से ये इसके दो केस बनेंगे। हम जो पहला केस लेंगे, इसके कुछ स्पेशल केस हैं। पहला केस है स्पेशल केस, स्पेशल केस फर्स्ट। पहला केस में क्या है कि दो केस बन सकते हैं। जो हमारी ये इमेज बनी है फाइनल a डैश b डैश, ये फाइनल इमेज बनी है, ये इंफिनिटी पे बन जाए या मिनिमम डिस्टेंस ऑफ विजन पे बने। तो पहला केस है इफ फाइनल इमेज formed at minimum distance of vision। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी इमेज बनी है ये ए डैश बी डैश फाइनल इमेज, ये -d पे बननी चाहिए। यानी इमेज डिस्टेंस क्या हो गया, इमेज डिस्टेंस v से लिखते हैं, ये बन गया आपका -d। और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बनेगा आपका -u। u ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होता है ऑप्टिकल सेंटर से हमेशा नेगेटिव लेना है। बाय यूजिंग लेंस फॉर्मूला, बाय यूजिंग लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला क्या है आपको याद होगा, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ये हमारा लेंस फॉर्मूला होता है। तो वैल्यू पुट कर दे, वैल्यू पुट करोगे तो 1/v की वैल्यू है -d, माइनस u की वैल्यू है -u, और प्रिंसिपल फोकस हो गया f। तो यहां बन गया हमारा -1/d प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। जैसे ही ये इक्वेशन बनी, हम क्या चाहते हैं, d/u। तो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई कैपिटल D। इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बन जाएगा, इससे मल्टीप्लाई करोगे तो -1 हो जाएगा, प्लस ये हो गया d/u, और ये हो गया हमारे पास d/f। इस -1 को उधर लेके चले जाओ तो क्या बन जाएगा, d/u इज इक्वल टू 1 प्लस d/f। ये आपका रिलेशन बन जाएगा। और d/u की वैल्यू कहां पुट कर दें, फोर्थ इक्वेशन में।
तो यहां लिख देता हूं मैं, यहां लिख दूंगा इधर पुट वैल्यू इनटू इक्वेशन 4। जैसे ही वैल्यू 4 इक्वेशन में रखोगे तो आपकी मैग्निफिकेशन जो बनेगी वो बन जाएगी 1 प्लस डी अपॉन एफ। ये फॉर्मूला कब यूज करना है आपको, जब न्यूमेरिकल में आपको ये लिखा मिल जाए कि आपकी जो फाइनल इमेज है उसकी पोजीशन है वो मिनिमम डिस्टेंस ऑफ विजन पे है। इफ फाइनल इमेज फॉर्म्ड बाय द सिंपल माइक्रोस्कोप एट least distance of vision, then we use the formula m is equal to 1 plus d upon f. Here d is the distance of vision and f be the focal length of given lens, convex lens. तो हम इस फॉर्मूले का यूज करके फर्स्ट केस को ऐसे ड्राइव कर लेंगे। अब आता है सेकंड केस। आपको ये समझ में आ गया होगा, बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला था कि फाइनल इमेज की पोजीशन डी पे है, तो हमारा ये फॉर्मूला बनेगा। दूसरा केस क्या आता है, दूसरे केस में हम इसका फाइनल इमेज, मैं अब दूसरा केस बताता हूं आपको। तो एक कंडीशन तो ये होगी, अगर आप दूसरे केस की बात करें, यहां मैं यहीं से लिख देता हूं, इसी फॉर्मूले का नाम 5 रख दो। सेकंड केस, केस सेकंड, केस सेकंड क्या कहता है, इफ फाइनल इमेज फॉर्म्ड at infinity, अगर आपकी फाइनल इमेज इंफिनिटी पे बनती है तो इसका मीनिंग क्या हो गया कि v की वैल्यू है वो इंफिनिटी बन जाएगी, v की वैल्यू इंफिनिटी, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस u होता है। वैसे तो f लिख देंगे, लेकिन हम यहां लेंस फॉर्मूले का यूज करें। by using लेंस फॉर्मूला, हम लेंस फॉर्मूले का यूज करें। ये रहा लेंस फॉर्मूला, 1 अपॉन इंफिनिटी, v की वैल्यू होगी इंफिनिटी, माइनस 1 अपॉन माइनस u इज इक्वल टू 1 अपॉन f। हमने लेंस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दी, तो 1 अपॉन इंफिनिटी तो क्या हो जाएगा 0, और माइनस माइनस प्लस, ये बन गया हमारा, मैं यहां लिख देता हूं इसको ऐसे करके, 1 अपॉन u इज इक्वल टू 1 अपॉन f। ये हमारा u की वैल्यू f आ जाएगी, और u की वैल्यू जब f आ जाए तो हम किस इक्वेशन में पुट करेंगे, पुट इनटू इक्वेशन 4। मैं यहां ऐसे लिख देता हूं, पुट इनटू इक्वेशन 4, और जैसे ही इक्वेशन 4 में पुट करोगे तो m की वैल्यू हो जाएगी d अपॉन f, ये फॉर्मूला आ जाएगा। तो ध्यान रखना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। अब बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि ये फॉर्मूला कब लगाएं और ये फॉर्मूला कब लगाएं, दोनों में डिफरेंस तो 1 का है। इधर आप देखेंगे तो इधर d अपॉन एफ है, और इस फॉर्मूले में देखेंगे तो 1 प्लस डी अपॉन एफ है। तो ध्यान रखना कि जब आप क्वेश्चन, आपको न्यूमेरिकल दे रखा हो तो उस क्वेश्चन की स्टेटमेंट को देखना है। अगर उसमें कह रखा हो कि फाइनल इमेज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, तो आप फॉर्मूला यूज करेंगे m बराबर है d अपॉन एफ। अगर आपको दे रखा है कि फाइनल इमेज फॉर्म्ड एट मिनिमम डिस्टेंस या लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन, तो आप इस इक्वेशन नंबर 5 को यूज करेंगे, और ये इक्वेशन नंबर 6 है आपकी। ये दो केस वेरी इंपॉर्टेंट थे, ये हमारा सिंपल माइक्रोस्कोप का टॉपिक था। अब एक कंसेप्ट चलता है कि अब इन दोनों में हमारा 2 केस हैं, इन दोनों में कौन सा कंफर्ट केस है। तो ध्यान रखना कि अगर आप फाइनल इमेज आपकी इंफिनिटी पे बनती है तो हमारी आंखों पे स्ट्रेस नहीं होता, इस केस में मिनिमम स्ट्रेस होता है। तो इस पोजीशन को, सेकंड पोजीशन को हम कंफर्टेबल पोजीशन भी बोलते हैं, क्योंकि अगर ऑब्जेक्ट हमारा, यानी जो फाइनल इमेज हमारी इंफिनिटी पे बनती होगी तो हमारी आंखों के ऊपर स्ट्रेस नहीं आता, इसलिए सेकंड केस इज द कंफर्टेबल पोजीशन और कंफर्टेबल सिचुएशन इन दिस केस। इसलिए जब भी आप से क्वेश्चन, कभी वाइवे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कोई एग्जामिनर जब आपके प्रैक्टिकल लेने आए या आपके इंटरनल भी प्रैक्टिकल लें, तो उस समय भी ऐसी सामान्य से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि सिंपल माइक्रोस्कोप की कंफर्टेबल सिचुएशन कौन सी होती है,
तो कंफर्टेबल सिचुएशन वो होती है जिसमें फाइनल इमेज हमारी इन्फिनिटी पे बनती हो। एक इसके यूज क्या है, अब बात चलती है कि इसके यूज क्या है। तो इसके यूज सिंपल है। एक तो आपने देखा होगा कि जो घड़ी साज होते हैं हमारे, वॉच मेकर्स जो रिपेयर करते हैं घड़ियों को, वॉच मेकर रिपेयर, वो छोटे छोटे पार्ट होते हैं हमारी घड़ी के अंदर, बहुत छोटे पार्ट होते हैं, और उन पार्ट्स को हम नेक डाई से नहीं देख पाते। जब हम नेक डाई से नहीं देख पाते तो क्या करते हैं, वो आपने देखा होगा आंख के ऊपर एक लेंस लगा लेते हैं, और जब उस घड़ी को ऐसे देखते हैं तो उसके छोटे छोटे पुर्जे हैं वो मैग्नीफाई हो जाते हैं, बड़े दिखाई देते हैं। तो वो यूज हो गया। यानी वॉच मेकर रिपेयर आल्सो यूज दिस लेंस। सेकंड केस में हमारी लेबोरेटरी में इसका यूज है। लेबोरेटरी में कहाँ यूज होता है, आपने देखा होगा कि जब आप किसी, जैसे मान लो अपना हेयर है, इसकी थिकनेस नोट करनी हो तो आप कौन से डिवाइस यूज करते हैं, जर्नली वर्नियर कैलिपर्स यूज करेंगे, या स्क्रू गेज का यूज करेंगे, या स्फेरोमीटर यूज करते हैं, या हम कोई भी डिप निकालना चाहते हैं, मान लीजिए ये मार्कर दिया हुआ है, इसकी स्केप का डिप निकालनी है, डेप्थ निकालनी है, वॉल्यूम निकालनी है, या इस तरह की जब चीजें आपको निकालनी है, डायमीटर निकालना है, तो आप कौन से इंस्ट्रूमेंट जर्नली यूज करते हैं लेबोरेटरी में। लेबोरेटरी में हम यूज करते हैं स्क्रू गेज है, वर्नियर कैलिपर्स है, स्फेरोमीटर, और उनकी जो स्केल देखेंगे, उन स्केल की रीडिंग बहुत छोटी छोटी रीडिंग होती है, और इतनी छोटी रीडिंग को हम नेक डाई से देखें तो हमारे आंखों पे स्ट्रेस ज्यादा आता है। तो हम क्या काम कर सकते हैं, इस सिंपल माइक्रोस्कोप यानी कॉन्वेक्स लेंस का यूज करके उन रीडिंग को आसानी से हम देख सकते हैं। यानी इन लेबोरेटरी टू रीड द रीडिंग ऑफ वर्नियर कैलिपर्स, स्फेरोमीटर, स्क्रू गेज easily can be read with the help of this device। ये आपके कुछ यूज थे। ये हमारा आज का जो टॉपिक था, जो मैंने एक टॉपिक लिया था सिंपल माइक्रोस्कोप, इसका हमने डेफिनेशन पढ़ी, इसका प्रिंसिपल पढ़ा, इसकी मैग्निफिकेशन, इसका डायग्राम बनाया मैंने। इस तरीके से हमने डायग्राम बनाया क्योंकि किताबों में क्या होता है, ये अल्फा एंगल को लेकर काफी कंफ्यूजन होता है, वो अलग से बना देते हैं, और इतना इतना एक्सप्लेनेशन से इस टॉपिक की, इसकी मैग्निफिकेशन को वो समझा नहीं पाते हैं किताबों में। तो आप यहाँ से इसको अच्छे से समझ सकते हैं। और आपको अगर ये वीडियो काफी अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को बेनिफिट हो, इसलिए ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करें ताकि सब बच्चों का फायदा हो सके। तो धन्यवाद आप सबका, आपने इतना टाइम दिया, बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद।